फेड ने नहीं बढ़ाई ब्याज दरें, ग्रोथ के मजबूत संकेत मिलने तक करेंगे इंतजार। हालांकि जेनेट येलेन ने दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ने के दिए संकेत। फेड के फैसले से अमेरिकी बाजारों में रौनक, नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर, एसजीएक्स निफ्टी में 0.5% की तेजी। जापान का बाजार आज बंद। स्पेक्ट्रम नीलामी में वोडाफोन लगाएगी पूरा जोर। पेरेंट कंपनी वोडाफोन पीएलसी से मिलेंगे $5 अरब। आज हो सकता है ऐलान। समय पर जीएसटी लागू करने में जुटी सरकार, रोड मैप तैयार करने के लिए जीएसटी काउंसिल की पहली अहम बैठक आज। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आईपीओ को मिला बेहद शानदार रिस्पॉन्स। आखिरी दिन इश्यू 10 गुना भरा, 6 साल का सबसे बड़ा आईपीओ। और भारत में अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी फिर नंबर 1। आरआईएल चेयरमैन के पास $23 अरब का नेटवर्थ। कल देर रात फेड चेयरपर्सन ने वही सब कुछ कहा जो आप और हम और दुनिया भर के बाजार सुनना चाहते थे। जी हां, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, दिसंबर में एक संभावना जरूर है। दुनिया भर के बाजार अब तेजी के मूड में आते दिख रहे हैं। गैप से खुलेंगे, लेकिन उसके बाद क्या और कितना बढ़ेंगे, ये है बड़ा सवाल। इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के सीईओ और फाउंडर संदीप वागले साहब, और प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान जी भी हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं। और इनसे जानेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जो आज आपको माला माल करने वाले हैं। क्योंकि आप देखिए, जेनेट येलेन ने जो पिछले 2-3 दिन से कह रहे थे कि लाइसेंस चाहिए लिक्विडिटी का, वो तो दे दिया है। और अभी हम आपको ये भी सुनवाएंगे कि उन्होंने क्या और कहा है। लेकिन आप देखिए, रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर बंद हुए हैं नैस्डैक, और डाउ में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। और इस समय एशियाई बाजारों में अच्छी खासी रैली देखी जा रही है। हांगकांग के मार्केट्स देखिए बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी तो संकेत दे रहा है कि 8850 के ऊपर जाकर आज भारतीय बाजारों की शुरुआत होने वाली है। इससे पहले अनिल से पूछें कि वो कैसे देख रहे हैं इन स्टेटमेंट्स को। आइए पहले आप खुद ही सुन लीजिए जेनेट येलेन ने क्या कहा। My colleagues and I on the Federal Open Market Committee discussed overall economic conditions and decided to keep the target range for the federal funds rate at 1/4 to 1/2%. We judged that the case for an increase has strengthened, but decided for the time being to wait for further evidence of continued progress toward our objectives. ये तो ब्याज दरें बढ़नी है तो एक बार बढ़ेंगी और शायद दिसंबर में बढ़ेंगी। अनिल, बाजार तो मानकर चल रहा है दिसंबर में भी नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि नई जो प्रेसिडेंट हैं वो आ जाएंगे वहां पर, और उनके आते ही ब्याज दरें बढ़ाने वाला झटका तो शायद वो नहीं चाहेंगे। ये बताइए, आप कैसे रीड कर रहे हैं इन सब स्टेटमेंट्स को? बिल्कुल हेमंत, भले ही वो कह रहे हैं कि दिसंबर में बढ़ने की संभावना है, लेकिन फेड ने कई बार पहले भी कहा है संभावना है, और उसके बाद उन्होंने कदम खींचे हैं। तो ऐसे में जब तक डेटा बहुत मजबूत ना हो तब तक अभी से ये मान लेना कि दिसंबर में बढ़ेगी, और दिसंबर आएगा तब देखेंगे ना। बिल्कुल, उससे पहले डेटा कैसा आता है? उससे पहले डेटा कैसा आता है, और दूसरी तिमाही की जीडीपी के आंकड़े कोई बहुत अच्छे आने वाले हैं नहीं। तो ऐसे में संभावना पूरी। हाँ, एक ही बात जो मुझे थोड़ी सी चिंता रखती है वो कि अब एक के बजाय 3 छोटे छोटे वो जो फेड है उनके प्रेसिडेंट ने इस बात की ओर फेवर किया कि ब्याज दरें बढ़नी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा ब्याज दरों के बढ़ाने के पक्ष वाले लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कम से कम अब दिसंबर में देखेंगे। हमारे लिए क्या संकेत है, यहां से दिसंबर की शुरुआत तक घबराने की बहुत जरूरत नहीं। लिक्विडिटी बनी रहेगी, ब्याज दरें नीचे रहेगी, पैसा आता रहेगा, और वो पैसा कमाने की एक ही जगह सबसे बेहतरीन जो लोगों को दिख रही है, इक्विटी। तो मुझे ये लगता है एफआईएस के फ्लो बढ़ेंगे और बाजारों में कहीं कोई एक बड़े करेक्शन की जो डर थी वो खत्म हो गई है। तो इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आएगा, एफआईएस के फ्लोज बढ़ेंगे, भारत के लिए अच्छी खबर। ऑयल तो नीचे है ही। चलिए, इमर्जिंग मार्केट कैपिटल के सेट फ्रीमैन क्या मानते हैं, उनकी राय आपको बता देते हैं, और वो हमारे साथ फोन लाइन पर अब खुद जुड़ चुके हैं। हाय सेट, गुड मॉर्निंग। हाउ डू यू सी द मूव ऑफ जेनेट येलेन? वर यू पॉजिटिवली सरप्राइज्ड? No, not surprised at all. I think they were very clear that we can look forward to at least one rate increase this year, which means December. But said earlier also, Fed chairperson has always indicated 1 or 2 hikes, but she has hold it for quite some time. So don't you think that depending on data,
it's not so certain that in December also you will see a Fed rate hike or status quo. What's your sense? I think what we're going to see, and that they were pretty clear that, absent something unexpected, that we're going to see probably a series beginning in December and continuing for the next two years, relatively modest increases. They showed both a graph and they have their dots that they use to demonstrate the anticipated rate movements. So we're probably looking at 25 basis points, a quarter point in December. And in my mind, that should be such a relatively minor change. It shouldn't create any market friction whatsoever. And you think the markets are prepared for this? Because we have been seeing Janet Yellen saying this for quite a while now, that 25 basis points. So that will not be a big negative surprise. It's all factored in. If we see a 25 basis point hike on 14th of December. I think there's something fantastic would have to happen to the U.S. economy between now and the end of November to stimulate a 50 basis point or 0.5% increase. What the Fed is looking at are really three major data points. One is inflation, the other is employment, but the third, which is really where I think they're focusing now, is productivity. And higher productivity is what's going to make our economy grow, presuming that we have more or less full employment. And I don't believe we do or anywhere close. But assuming we have full employment, then we have to look at productivity, and we're not seeing productivity gains. All right, sir. Thank you so much for taking time out for CNBC Awaaz today and speaking candidly to us. So, साफ तौर पर कहते हुए 14 दिसंबर को शायद ब्याज दरें वहां पर 1/4% बढ़ सकती हैं, लेकिन डेटा वो इम्पोर्टेंट होगा कि वो कैसा रहता है। लेकिन आज कौन से सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, पूछते हैं। प्रकाश दीवान साहब हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। एक लाइसेंस मिल गया है, हम लोग पिछले 2-3 दिन से कह रहे थे लिक्विडिटी का लाइसेंस। ये बताइए, तो ये जो पैसा आएगा भारत में इमर्जिंग मार्केट्स में, तो सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर है जिसको फायदा होगा? नहीं, मुझे लगता है अभी तो फिलहाल जिस टाइप का माहौल है, विद कंजम्पशन का थीम बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। दूसरा, उसकी वजह से कंजम्पशन का आप कोरिलेटेड ग्रोथ देखें स्टोरी, तो बैंकिंग में रहेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एनबीएफसी बैंकिंग में भी पैसा पहले आना शुरू हो जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स में भी इसका पर्कुलेटिंग डाउन स्ट्रीम इफेक्ट जो कहते हैं वो भी दिखेगा। देखिए, जो फेड रेट हाइक नहीं हुआ है उससे, जो जैसे अनिल जी ने कहा कि आज आपके पास 3 महीने का एक पीरियड मिल गया है जिसमें पॉजिटिविटी एक्सेप्ट करने की आपको क्षमता बढ़ गई। अब 2 पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जो मार्केट ने पिछले हफ्ते 10 दिन से कंप्लीटली इग्नोर किए हुए हैं। कल तो एक डेटा जो आया कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो गजब के लेवल पे, नीचे के लेवल पे, ऑलमोस्ट 9 साल बाद एक स्टेट ऐसी आई है कि आप शायद सरप्लस में भी आ जाएं। दूसरी चीज ये देखिए कि हमारे यहाँ पे अक्टूबर में जो पॉलिसी आरबीआई की आएगी उसमें अब रेट कट बहुत पूरी संभावना उसकी बन जाएगी, और मार्केट उसको इतना पॉजिटिवली लेगा। अभी देखिए, क्योंकि अर्निंग सीजन के बाद अगर ये आता है तो आपका एटलीस्ट मार्च तक जितनी भी वीकनेस है सिस्टम में से चली जाएगी। तो अक्टूबर का रेट कट हिंदुस्तान का बहुत ही बड़ा ट्रिगर मेरे हिसाब से बन जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उर्जित पटेल जी की अध्यक्षता में एक 4 अक्टूबर का रेट कट दे दे तो और क्या कहने। बिकॉज आपने हर चीज पैरामीटर्स जो उर्जित पटेल जब से आए हैं वो बहुत ही अच्छे, जिसको कहते हैं स्वीट स्पॉट में वो आए हैं कि बॉन्ड बाइंग देखिए, बॉन्ड यील्ड्स देखिए इतनी घटी है, करेंसी इतनी मजबूत रही है, हर पैमाने पे बहुत बढ़िया माहौल है। तो मेरे हिसाब से दैट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज पॉजिटिव। और उस हिसाब से सेक्टर्स देखें आप, कंजम्पशन और बैंकिंग में, और खास करके बैंकिंग में एक नया जो है उसकी बात मैं करना बाद में चाहूंगा, बट ये पॉजिटिव थीम जिसमें डेफिनेटली लग रहे हैं। एफएनओ के जो नए एंट्रेंट्स हैं उसके बारे में आप बात करेंगे कुछ? कोइंसिडेंटली वो एफएनओ में भी है। चलिए उस पर बात करेंगे। तो प्रकाश दीवान जी के टॉप पिक्स हम आपको बताएंगे, संदीप वागले जी के टॉप पिक्स बताएंगे, लेकिन मूडीज के साथ जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री की बातचीत हुई है
और इसके बाद अगर S&P के साथ बातचीत हो अनिल और एक रेटिंग अपग्रेड का केस भी बने तो फिर तो क्या कहने। लेकिन ऐसे दिन जब सब तरफ देखिए पॉजिटिव बातें हो रही हैं, आज के बाजार को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए अगर इतने गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुले, ये है बड़ा सवाल। वैसे तो सुबह जब आशीष यही सवाल पूछ रहे थे तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि जहां खुले वहीं खरीद लीजिए। तब मुझे ये लग रहा था कि शायद हम 8,825 के आसपास ही खुले, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है तेजी बढ़ती दिख रही है एसजीएक्स निफ्टी में। तो मैं दो चीजों पर नजर रख रहा हूं हेमंत। 8,825 यहां पर खुल जाए तो सोचने की जरूरत नहीं, तुरंत ही खरीद लीजिए, ठीक है ना। शॉर्ट कवरिंग आएगी 8,825, 8,850 रस्सा कशी वाला जोन है कि उसको पार करने के बाद अगर आप शुरुआती 1 घंटे में 8,850 के ऊपर टिक गए ना तो फिर मंदी करने वालों का कॉन्फिडेंस खत्म। वो फिर 25-50 पॉइंट के लिए रुकेंगे नहीं। और अगर इस लेवल के आसपास रुक गए तो उन्हें लगेगा ठीक है 8,800 पर मिल सकता है निफ्टी, वहां खरीद लेंगे, या 8,775 पर मिल सकता है। तो मुझे लगता है 25-50 पॉइंट के लिए अपसाइड की रिस्क क्यों लेना। तो बेहतर तो ये जहां खुले वहीं खरीद लीजिए। दूसरा फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। अभी तो मैंने स्टॉप लॉस दिया निफ्टी पर खरीदारी करने का 8,750 का। आप गैप से खुल जाएं, अपने स्टॉप लॉस को 8,800 पर ले आइए, ठीक है। ऊपर की तरफ 8,825 के पार खुल गए तो 8,875 दूसरा टारगेट है आज के लिए। और मुझे कोई डाउट नहीं कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि हम उसको भी पार कर जाएं। तो मैं अपसाइड पर ज्यादा बुलिश हूं। और शुरुआती पहला घंटा अगर बाजार में कमजोरी नहीं आई तो फिर नहीं आएगी, ये बात बहुत क्लियर है। तो पहला घंटा आप निकाल लीजिए, मजबूत गैप अप ओपनिंग के बाद रुक जाइए। बैंक निफ्टी ज्यादा तेजी से भाग सकता है। 19,750 बहुत क्लियर कट साफ डिफाइंड स्टॉप लॉस है। 20,000 के आसपास खुलेंगे, वहां खुले तुरंत खरीद लीजिए, तब भी 200 पॉइंट की तेजी बनती है। आज एक्सपायरी भी है, शॉर्ट कवरिंग होने की पूरी संभावना है। तो 20,200, 20,250 आज दिख सकता है। और इसीलिए मैंने सेक्टर्स के तौर पर बड़ा बोल्ड बैंक स्टॉक्स को सबसे पहले चुना है। मेटल्स, फार्मा, इंफ्रा, डिफेंस, ये तमाम सेक्टर्स है जो तेजी में रह सकते। तो पहला घंटा 8,825, 8,850 ये ताकत आजमाइश का जोन। इसके पार निकलने के बाद बुल्स आ जाएंगे तेजी में और बियर्स पस्त। बिल्कुल, तो बियर्स पस्त होंगे अनिल। और 9,000 की बात जो लोग सोच रहे थे इस सीरीज में हासिल होगा, उसकी होप वापस से जगती हुई दिख रही है। तो एक शानदार गैप अप ओपनिंग के बाद वागले साहब आप क्या करना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग, बताइए निफ्टी पर आपका क्या कॉल है आज के लिए? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग सर। कल तक मैं एक्चुअली बेरिश था क्योंकि लास्ट 3 दिन से ऊपर में टिक नहीं रहा था। 8850 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, लेकिन आज जो डेटा सजेस्ट कर रहा है अगर एक गैप अप सस्टेन होता है जो अनिल जी ने कहा, मेरे लेवल्स होंगे 8880 सितंबर फ्यूचर्स के लेवल्स है। एक आधे घंटे का भी ट्रेडिंग उसके ऊपर होता है तो 8,800 ये स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा और हम फिर 9,000 की तरफ चलेंगे। तो एक 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग करिए। मैं इनफैक्ट मेरा व्यू रिवर्स कर रहा हूं जो मैंने दिया था उससे। और ऊपर में मुझे लगता है 9,000, 9,050 तक 1 या 2 दिन तो नहीं बट हफ्ते में जाना चाहिए और शायद वो उसके भी ऊपर चला जाए। मोर इम्पोर्टेंट 8,800 ये बेस बनेगा और उसके नीचे प्राइसेस ट्रेड होने नहीं चाहिए। बैंक निफ्टी मुझे लगता है 20,100 मॉर्निंग में मिल जाएगा एक आधे 1 घंटे में और उसके ऊपर चलता है तो 20,350 का अगला टारगेट होगा और 19,750 तो भी बहुत पीछे रहेगा। अभी मुझे लगता है 19,900 ये बेस बनेगा। सर आपके मुंह में घी शक्कर। और क्या आज तेजी तो होगी, ये बात तो पक्की है। और सब लोग ये जानना चाहते हैं जो शॉर्ट कवरिंग है असली वाली वो किस लेवल के ऊपर आएगी। एफआईआई का डेटा तो चलिए एक बार के लिए खरीदारी का है ही, 184 करोड़ रुपए की कैश मार्केट उन्होंने बाइंग करी है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग कौन से लेवल के ऊपर आएगी, एफएनओ का डेटा कैसा जा रहा है, दोनों जोड़कर बताइए। वैसे तो एफएनओ के डेटा में सबसे अहम लेवल ऊपर की तरफ 9,000 का है, यहाँ से हम थोड़ा दूर है, लेकिन इंट्राडे के लिए शॉर्ट कवरिंग 8,825, 8,850 के आसपास से आ जाएगी। और कल देखिए एफआई ने 444 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं, जिसमें निफ्टी भी और कई में लगातार, आपको याद है ना क्या कह रहा था कि बैंक निफ्टी में एक भी दिन ऐसा नहीं मिल रहा पिछले 10 दिनों में कि ओपन इंटरेस्ट बढ़े, हर रोज कम हो रहा है। कल पहला दिन था जहां 19,000 शेयरों का बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ, इसलिए मैं बैंक निफ्टी पर भी ज्यादा बुलिश हूं। तो शॉर्ट्स बनना बंद हो गए हैं बैंक निफ्टी में और कल पहली बार तेजी की पोजीशन बनी और इंडेक्स फ्यूचर्स में यानी कि निफ्टी में भी तेजी की पोजीशन बनी है एफआईज की तरफ से। हाँ, स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने जरूर 500 करोड़ के बेचे, थोड़ी चिंता की बात आप मान सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई एफआईज के डेटा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहा। एफएनओ का डेटा भी मैं फटाफट बता दूं, पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल जोन में 8,800 के लेवल पर लगातार जिस तरह से पुट में ओपन इंटरेस्ट बना है,
कहीं कोई खास घबराने की जरूरत नहीं। जैसे आप 8,800 के ऊपर जाकर टिक जाएंगे, और अगर आज संकेत आया कि क्लोजिंग भी 8,800 के ऊपर होगी, जिसकी पूरी संभावना दिख रही है इस वक्त तो कम से कम, तो फिर मंदी करने वाले ट्रेडर्स अपनी मंदी की पोजीशन को हफ्ते के आखिरी दिन के लिए, कल के लिए लेकर नहीं जाएंगे। तो आज ओपनिंग के बाद आधा से 1 घंटा आप 8,825 8,850 की रेंज को पार करके टिक जाएं, ये दूसरा। और तीसरा क्लोजिंग 8,800 के ऊपर की। ये 3 चीजें आपको मिलती है तो आप इस सीरीज में एक्सपायरी तक फिर 9,000 की उम्मीद आराम से कर सकते हैं। ये वायदा कारोबार के डेटा बता रहे हैं। चलिए, तो बड़ी रिलीफ मिली है और रिलीफ रैली देखने को मिलेगी साफ तौर पर, लेकिन आपको कौन से शेयर देंगे रिलीफ, जहां आप कमाएंगे आज इंट्राडे में बेहतरीन मुनाफा, इस सब पर बात करेंगे हम। एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर हाजिर होंगे। ये भी बताएंगे कि आज बाकी के 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय निफ्टी पर क्या निकल कर आ रही है। पांचों एक्सपर्ट्स हैं आज निफ्टी पर हमारे बुलिश, और पांचों की राय खरीदारी की। लेवल्स बता दूं फटाफट आपको। पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 8,790 और उसके बाद 8,740, ये 2 लेवल पर रखिए नजर। ऊपरी स्तरों पर 8,870 से लेकर 8,950 की रेंज में जाता हुआ दिखेगा। ये है राय हमारे पांचों एक्सपर्ट्स की निफ्टी पर। चलिए, ये तो भाई बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन से वो 5 शेयर हैं जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर दे सकते हैं, आइए जानते हैं आज का 5 का पंच। एनएसई के इशू आने से पहले इसमें स्टेक बेचकर कमाई करने का सिलसिला बरकरार है, और आज ये बारी आई है आईडीबीआई बैंक की। उन्होंने 7.25 लाख शेयर बेचे हैं 5500 रुपए के दाम पर। तो आईडीबीआई बैंक के लिए ये कमाई करना काफी पॉजिटिव है। फ्यूचर कंज्यूमर्स लगातार देखिए खरीदारी कर रही है ये कंपनी। वधावन होल्डिंग्स से संगम डायरेक्ट चेन ये खरीदी है उन्होंने, तो देखना होगा आज इस शेयर में कितनी तेजी बनती है। और रेमंड्स पर रखिए नजर, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी ने 1 करोड़ शेयरों की है बिकवाली। सिंजन के ऊपर रखिए नजर। इस कंपनी के लिए एक खबर आती हुई कि इन्होंने स्ट्रैंड्स लाइफ करके एक कंपनी है, उसका 2 डिविजन्स खरीदी हैं। और आप देखिए ये जो कारोबार करती है कंपनी, वो कुछ पेटेंट्स हैं उनके पास, खास तौर पर वर्चुअल लीवर मॉडल है, यानी अगर कोई दवा आप खाते हैं तो लिवर पर किस तरह का असर देखने को मिलेगा, ये वो पेटेंट बताता है, और वो पेटेंट इनके हाथ लगा है। हालांकि कितनी रकम इन्होंने चुकाई है इसको खरीदने के लिए, ये इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। प्रतिभा इंडस्ट्रीज और एसडीआर यानी कि स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग, इस योजना के तहत प्रतिभा इंडस्ट्रीज ने अपनी 70% शेयर लेनदारों को देने को मंजूरी दी, यानी कि जो इनके क्रेडिटर्स हैं वो यहां पर शेयर ले पाएंगे, इश्यू करेंगे। ये खबर प्रतिभा इंडस्ट्रीज के लिए। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एसजीएक्स निफ्टी देखिए क्या जबरदस्त उछाल दिखा रहा है। जेनेट येलेन ने जिस तरह से ब्याज दरें अमेरिका में नहीं बढ़ाई हैं, उसका फायदा दुनिया भर के बाजारों को मिल रहा है, और भारतीय बाजारों में भी तेजी होगी। कितनी तेजी होगी, एक और राय आपके सामने पेश करते हैं। वीके शर्मा जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। सर गुड मॉर्निंग। बताइए 70 अंक ऊपर एसजीएक्स निफ्टी 8880 के लेवल पर खुलेगा, ये बताइए इसके बाद भी और ऊपर जा सकता है क्या? आप कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजारों को? इसके ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, और ये एक नया रास्ता खुल देता है हमारे मार्केट्स को नया हाई बनाने का। कारण सिर्फ साफ है कि बैंक ऑफ जापान लिक्विडिटी देता रहेगा, और यूएस फेडरल रिजर्व दिसंबर के पहले हाइक करेगा नहीं। दिसंबर में भी करेगा नहीं करेगा अलग बात है, पर उसके पहले आ ही नहीं सकता। तो अब क्योंकि ये देखा जाए तो ये एनवायरमेंट ऐसा है, हमको नवंबर चाहिए था सिर्फ। नवंबर तक अगर हाइक नहीं आता है तो हमारे जो 25 से 27 ट्रिलियन डॉलर जो बैंकिंग को लौटाने हैं वो एक अच्छे एनवायरमेंट में लौटाए जा सकेंगे, और ये हमारे जो रेटिंग के ऊपर बहुत बड़ी एक वो पॉजिटिव होगी। तो जब कभी भी, तो मैं समझता हूं कि अगले आने वाले कुछ महीनों में हमारी रेटिंग जिन लोगों ने अभी तक नहीं की है, जो अभी क्वेश्चन सरकार को कर रहे हैं, उन सबको झक मार के करनी पड़ेगी। तो मूडीज और एसएनपी की तरफ से फिर रेटिंग अपग्रेड का केस बनेगा आपके? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए जो शर्मा साहब हमारे हिंदुस्तान के ग्लोबल एक्सपर्ट हम क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो एक एकदम अलग पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं। ये आज पर्सपेक्टिव ये कि जब सब फेड के इन बयानों के बाद ये मान रहे कि दुनिया भर में लिक्विडिटी बढ़ेगी, पैसा आएगा इक्विटी में, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़े फायदे की बात हिंदुस्तान की रेटिंग अपग्रेड हो सकता है। तो कितनी तेजी होगी इसके बाद, इस पर करेंगे बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद। फेड की बैठक के बाद बाजार पर आपके लिए रणनीति तय करने के लिए एक्सपर्ट का बेहद दमदार पैनल हमारे साथ है। हमारे स्टूडियो में है 2 खास मेहमान।
हमारे साथ वीके शर्मा साहब हैं और साथ ही प्रकाश दीवान भी, और स्टूडियो के बाहर हमारे साथ जुड़े हुए संदीप वागले साहब, और अब अल्टामाउंट कैपिटल के क्रिस सुब्रमण्यम साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए। लेकिन चूंकि फेड पर बात चल रही है तो सर शर्मा साहब आप ये बताइए कि मीटिंग हो गई, डायरेक्शन मिल गया, सब कुछ ठीक है, आप बड़े बुलिश भी हैं, नए हाइज की भी बात कर रहे हैं, तो फेड की मीटिंग के बाद अब पैसा कहां लगाना है बाजार में, ये बताइए। जी, जब आपका माहौल इस तरह का पॉजिटिव बन रहा है तो लीड बैंकिंग वापस करेगा, तो जो बेटन उनसे छिन गया था वो बैंकिंग के पास वापस जाता हुआ दिखेगा, और उस दृष्टि से डॉलर वीक रहेगा तो कमोडिटी स्टॉक्स में भी आप थोड़ी तेजी देखेंगे। और क्रूड 2-3 बात में ये पुराने लेवल को क्रॉस नहीं करेगा ऊपर के लेवल पे, पर एक उम्मीद बन जाती है कि यहां से थोड़ा बेहतर होगा, बिकॉज इन्वर्सली चलता है डॉलर के, तो क्रूड के जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं वो थोड़ा बेहतर करेंगी, और किसी भी गिरावट के अंदर जब क्रूड गिरेगा तो उस वक्त मेरे ख्याल से वापस आपको जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके अंदर पोजीशन लेनी चाहिए। तो 3 सेक्टर पे नजर रखी जा सकती है। ऑलराइट, तो बैंक्स और कमोडिटी सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, कच्चा तेल के चलते आपको ओएमसीज के ऊपर नजर रखनी चाहिए, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी जैसी। लेकिन प्रकाश जी, एक शेयर जो आज इंट्राडे में धमाल कर सकता है, आपके जनरली शेयर्स करते हैं, कौन सा स्टॉक आपको सबसे अच्छा लगता है आज के लिए? सिर्फ एक ही चुनना है? पहले एक बताइए, उसके बाद फिर हम आगे अपने जैसे शर्मा जी ने कहा कि मुझे लगता है बैंकिंग में काफी इंटरेस्ट वापस आएगा, बिकॉज हर एक सेक्टर का बेनिफिट उसमें कोरिलेटेड रहता है, तो जो भी सेक्टर चलेगा बैंकिंग को तो फायदा होगा ही होगा। उसमें भी एक जो कल न्यूज आई है उसके बलबूते मुझे लगता है आईडीएफसी बैंक को अगर आप देखें, कोई छोटा कंपनी नहीं मैं दे रहा हूं, पर आज का माहौल ऐसा है कि बड़ी कंपनी भी काफी बड़ा अपसाइड दे सकती है, और रिस्क रिवॉर्ड ऐसा हो गया है कि 2-3% नीचे आएगा लेकिन आपको 10-15% की अपसाइड भी मिल सकती है। और जो मोमेंटम इसमें डेवलप हुआ उसके 2-3 कारण है। इन्होंने एक बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो ग्लोबली बहुत एक्सेप्टेड है, पर पता नहीं क्यों हिंदुस्तान में इतना समय लगा, जो करंट और सेविंग्स अकाउंट एक ब्लेंडेड अकाउंट बोलते हैं, चेकिंग अकाउंट में आ जाता है। उसमें कोई फर्क नहीं होता कि आप ये अकाउंट है तो इसमें ये मिलेगा और इसमें 6% मिलेगा, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। ये सब चीजें हैं। उनका एड कैंपेन देखिए आप, बहुत सटीक वो उस पर पोजिशनिंग जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। और एफएनओ में आने के बाद नेचुरली थोड़ा इंटरेस्ट लोगों का, अलग टाइप के लोगों का भी इसमें आ जाता है, तो ये जो दोहरा बेनिफिट इसको मिल रहा है, मुझे लगता है आईडीएफसी फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव ऑल्सो और लॉन्ग टर्म दोनों में ही आपको आईडीएफसी या आईडीएफसी बैंक? आईडीएफसी बैंक अक्टूबर सीरीज से ये एफएनओ में शामिल हो रहा है। 30 तारीख से यहाँ पर ट्रेडिंग हो जाएगी शुरू, और 30 तारीख से न सिर्फ आईडीएफसी बैंक बल्कि टोरेंट पावर और डीसीबी बैंक, ये 3 शेयर हैं जो एफएनओ में नए शामिल होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप वायदा कारोबार का एक्शन भी देख पाएंगे, कर पाएंगे, ये एक बड़ी खबर। इस बीच एक और बड़ी खबर जो आती दिख रही है वो है आईडीबीआई बैंक को लेकर। उस पर राय लूं उससे पहले मैं सोच रहा हूँ सुब्रमण्यम साहब चूंकि जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो एक राय उनसे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ली जाए पहले, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए। सर क्या डेटा क्या कह रहे हैं, और अब अगर 60-70 पॉइंट ऊपर खुल जाता है एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर भारतीय बाजारों में निफ्टी, तो तब भी खरीदना चाहिए? जी, आई थिंक जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आई थिंक इस सितंबर सीरीज की खासियत यही रही है कि यहाँ पर ज्यादातर गिरावट में मतलब शॉर्ट कवरिंग रैली काफी देखे और लॉन्ग बिल्डअप भी काफी देखे, यानी कि यहाँ पर ज्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग, आई थिंक सितंबर 12 तारीख को एक दिन लॉन्ग अनवाइंडिंग देखे थे, उसके अलावा आई थिंक यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली मोमेंटम काफी अभी भी साथ में है, और ऑब्वियसली आज की जो इंडिकेशन है एसजीएक्स निफ्टी बढ़त के साथ खुल रही है, तो हमारा मानने के शायद 8,900 का एक कॉल का सहारा ले सकते हैं। ऑफकोर्स थोड़ा ऊंचा लेना पड़ेगा, शायद ये कल 45 के आसपास बंद हुआ था, तो आज हो सकता है यहाँ पर 55-60 के आसपास खुलेगा, लेकिन मेरा मानना है कि मोमेंटम के साथ रहना चाहिए और ये कॉल का सहारा ले सकते हैं। और जो आई थिंक एक टारगेट के अगर देखें तो देना तो ऐसे शायद एक मॉडेस्ट टारगेट 85 रखा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि शायद ये 95-100 तक भी जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। थिंक 45 कल के क्लोजिंग के आसपास, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी आजकल काफी ज्यादा हो गई है। ऑड्स आर हाई कि यहां पर हम तेजी देखेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस 45 रखनी चाहिए, तो खुलते ही लेनी चाहिए, लेकिन 95-100 का एक टारगेट। और बैंक निफ्टी जो बाकी हमारे साथ कलीग्स भी बता रहे हैं, यहाँ पर आज काफी फोकस में रहेगी। और एक अच्छी बात है कि यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी में ऑलरेडी अच्छी नियर टर्म करेक्शन काफी देखे, तो मेरा मानना है कि शायद एक कमिंग वीक का जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पर एक 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट का 20,000 स्ट्राइक का कॉल का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मोमेंटम रहने की पूरी संभावना है।
तो आई थिंक ब्रॉडली आई थिंक बुलिश और प्रेफरेंस के तौर से आई थिंक बैंक निफ्टी का एक आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड लिहाज से एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। ओके, चलिए, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों धमाल मचाएंगे। बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छी तेजी आज के दिन देखने को मिल सकती है। शर्मा जी, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, ये बताइए, कंजम्पशन तो फ्लेवर है ही, इस थीम को किस तरह से आप प्ले करेंगे? कोई सेक्टर जो आपको पसंद हो? देखिए, इस वक्त डॉलर को, करेंसीज को देखना चाहिए, और इस वक्त थोड़ा डॉलर ऐसा लगता है कि थोड़ा यहाँ पे कमजोर और फर्दर हो सकता है। ऐसे माहौल के अंदर जो गोल्ड है वो इन्वर्सली चलता है, वो अच्छा कर सकता है। तो उनको थोड़ा सहारा मिले तो इनकी पतंगे काफी उड़ने लगती हैं, जो ज्वेलरी वाली कंपनीज हैं, तो वो शॉर्ट टर्म में आप स्टॉप लॉस के साथ जरूर ट्रेड कर सकते हैं। और ज्वेलरी सेक्टर में कोई खास स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो? जी, उस सेक्टर में मैं स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाऊंगा। नहीं, लेकिन आप ये समझने कह रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा ये जो आईडीएस स्कीम चल रही है और जिसमें जो डिस्क्लोजर करने का प्रेशर 2-3 लोगों सेक्टर पर ही ज्यादा है, डायमंड, ज्वेलरी, रियल एस्टेट, तो इसके बाद इनकी सेल्स पक्के में बढ़ेगी। देखिए, बिल्कुल बढ़ेंगी, बिकॉज एक बार तो आप बता देंगे कि ये है, डिस्क्लोज करेंगे, उसके बाद आपको मेंटेन करना पड़ेगा एक्चुअली में। तो मतलब कच्चे वाली सेल्स पक्के में आने लगी, आएंगी, मतलब भले ही ऐसे सेल्स बढ़े ना बढ़े। जो चीज जीएसटी करने वाली थी वो अब ये पहले हो जाएगा, ये स्कीम कर रही है। दीवान साहब, बताइए, कोई स्टॉक आप कोई इसमें आपने ढूंढा है? हम देख रहे हैं गीतांजलि के नंबर्स बहुत अच्छे आए, 20% के 2 अपर सर्किट लगे, और ज्वेलरी सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाने लगा है। कोई स्टॉक जो आपको पसंद है? देखिए, इसमें जो मोमेंटम है वो एक पर्टिकुलर इवेंट के आसपास गिरा हुआ है। मतलब 30 तारीख को जो डिस्क्लोजर आएंगे उसका ऐसा है कि डिस्क्लोज अगर आपको करना है तो कंपनी में ही आपको दिखाना पड़ेगा, तो वो तो कोई और जाएगा नहीं। और लोगों की आप देखेंगे ओनरशिप जो है प्रमोटर्स की, वो धीरे धीरे 30 सितंबर के बाद बढ़ जाएगी। तो वो ऑटोमेटिकली जो आज इसमें टिपिकली 75% भी नहीं होती ओनरशिप, बट 56-60 की जोन में ज्यादा था, वो अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा। तो उस लिहाज से अगर देखें तो अपसाइड जो है, पर अच्छी कंपनीज जहां पे मुझे लगता है फेस्टिव सीजन का भी, जैसे आपने कहा, इम्पैक्ट होना चाहिए ताकि ये थोड़ा चले। मुझे लगता है पीसी ज्वेलर को छोड़ के कोई भी कंपनी आप देखें तो चलेगी, क्योंकि वो एफएनओ की वजह से वहां पे वॉलेटिलिटी इतनी खराब रहती है कि लिक्विड स्टॉक में आपने एफएनओ डाला हुआ है तो उसको डाला हुआ है तो वो नेचुरली इम्पैक्ट ज्यादा होता है। बट टाइटन है, टीबीजेड है, ये सब इस टाइप की जो फंडामेंटली अच्छी मानी जाती है कंपनीज, वहां ही ध्यान दीजिए। उसमें भी बेनिफिट है, ये नहीं कि नहीं होगा, बट छोटी कंपनीज में ना ज्यादा। जो बड़ी कंपनी टीबीजी टाइप या इस तरह की, इनका ज्यादा कारोबार वैसे भी कैश में कम होगा, ये हम अज्यूम करते हैं। लेकिन अब एक बड़ा बदलाव जो आईडीएस की वजह से होगा वो ये कि जो लोग कैश में खरीदते थे अब वो भी पक्के में खरीदना शुरू करेंगे, तो ऐसे इनकी सेल्स बढ़ जाएगी। क्योंकि 70-80% बिजनेस अगर कैश में होता है, उसमें से आधा भी शिफ्ट हो गया तो आपको अचानक से, तो हेमंत इस बार वाकई में इस क्वार्टर के नंबर देख लें, इस क्वार्टर के नहीं तो भी मतलब दिसंबर क्वार्टर के नंबर। अच्छा, और उसकी प्रिपरेशन में कंपनी ने अभी से अच्छे नंबर दिखाना शुरू कर दिए एक्चुअली। और पिछली बार जो सरकार ने बजट में कामकाज किया था इस सेक्टर के लिए, जो खराब खबरें आई थी, इस बजट में कुछ अच्छी खबरें आएंगी, ये मेरे सूत्र बता रहे हैं। तो तरफा तो ये देखने को मिलेगी। तो बस सोना खरीदे ना खरीदे, सोने वाले शेयर जरूर खरीदें, डायमंड वाले शेयर जरूर खरीदें। ये राय हमारी पूरी निकल कर आ रही है, और इसी बेहतरीन राय के साथ हम विदा करेंगे शर्मा साहब को। सर शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फोकस होगा उन तमाम शेयरों पर जहां पर आज एफआईआई की तरफ से आई है रिपोर्ट। जुड़ेंगी नीति हमारे साथ ये तमाम रिपोर्ट लेकर इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कौन सा सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, तो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ज्वेलरी सेक्टर। लेकिन देखिए, कंजम्पशन के ऊपर फोकस है ब्रोकरेज हाउसेस का भी, और ब्रोकरेज हाउसेस कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। चलिए चलते हैं नियति के पास और जानते हैं। नियति, बताइए कहाँ नजर है? बिल्कुल सही कहा हेमंत आपने। लगातार दूसरे दिन है जब कंज्यूमर स्टॉक्स पर इतनी सारी ब्रोकरेजेस आई हैं। डाबर, इमामी और वोल्टास जैसे आज शेयर हैं जो ब्रोकरेजेस के रडार पर हैं। डाबर पर आज 2 बड़ी ब्रोकरेजेस की कॉल्स आई हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच जो कि आपको निवेश करने की सलाह दे रहा है 306 के लक्ष्य के लिए, 6% का इनका अपसाइड पोटेंशियल है। सिटी रिटेन कर अपना बाय का कॉल, यानी निवेश करके चलिए। 325 का इनका लक्ष्य है, 12% का एक अपसाइड पोटेंशियल मौजूदा भाव से देख रहे हैं। इमामी पे आज बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने इनिशिएट किया है अपना कवरेज, बाय की रेटिंग यानी निवेश करने की सलाह आपको दे रहे हैं। 1450 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं।
23% का मौजूदा भाव से आपको ये शेयर तेजी का भाव दिखा सकता है। स्टॉक रीरेट हो चुका है काफी टाइम से और रॉबस्ट ग्रोथ जो है वो आगे चल के प्रोवाइड करेगी सपोर्ट को। निवेश करके चलिए 1450 रुपए का लक्ष्य आज इमामी दिखा सकता है 12 महीने के अंदर। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच आज इनिशिएट कर रहा है कवरेज और वोल्टास पे सिटी मेंटेन कर रहा है अपना बाय यानी निवेश का कॉल। 405 के लक्ष्य के लिए आपको निवेश करना चाहिए। जो स्ट्रक्चरल थीम है लो एसी पेनिट्रेशन की और हॉट वेदर से ड्राइव करेगा यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स को के कारोबार को। इनफैक्ट हालांकि हो सकता है कि सेकेंड हाफ में क्योंकि अच्छा मॉनसून है उससे थोड़ी सी कंसर्न आ सकती है, लेकिन मैनेजमेंट होपफुल है कि फेस्टिव सीजन की डिमांड इनकी रॉबस्ट रहेगी। निवेश करके चलिए 405 का लक्ष्य वोल्टास दिखा सकता है सिटी का मानना है। ओके, तो कंजम्पशन थीम अब भी है गर्म और इस पर आ रही है दमादम FIs की तरफ से रिपोर्ट। डाबर, इमामी, वोल्टास ये 3 शेयरों पर रखी नजर। शुक्रिया नीति। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और उनसे ही पूछते हैं तीनों में से एक खरीदना हो तो क्या है, या फिर ये क्रम ही बता दीजिए। वोल्टास, डाबर, इमामी, प्रकाश जी किस क्रम में खरीदा जाए? इमामी, डाबर, वोल्टास। इमामी, डाबर, वोल्टास। वोल्टास सबसे नीचे। हाँ, उसके वोल्टास का एरिया ऑफ वर्क जो है, जो नो डाउट बहुत पॉजिटिव लग रहा है, पर इसमें थोड़ा सा इनका जो लेट डाउन रहा है वो प्रोजेक्ट्स के साइड से रहा है। तो अब इन्होंने रियलाइज किया है कि हम AC बेच के कमाई ज्यादा करेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रैग उसमें अभी भी रहेगा। बट इमामी के जो ब्रांड्स हैं जो इन्होंने अक्वायर किए हैं, इमामी इज इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्टोरी। देखिए, अपनी ब्रांड से ज्यादा इन्होंने जो दूसरी ब्रांड्स अक्वायर किए हैं उसको अब ये लेवरेज दिन करना शुरू करेंगे। इनको प्राइसिंग पावर बहुत बढ़िया मिलती है, कैश फ्री कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, कोई इश्यू नहीं है एक्सपेंशन का। और डाबर ऑफ कोर्स तो पुराना नाम है ही है। इसमें डाबर के कुछ नए लॉन्चेस आने वाले हैं जिसकी वजह से मार्केट शेयर ग्रोथ उनकी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ही बढ़ सकती है। बट ओवरऑल आई एम वेरी पॉजिटिव। जैसे मैं शुरुआत में ही कहा था, कंजम्पशन इज द थीम जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा अभी भी अपसाइड दिख सकती है, क्योंकि इसमें स्टॉक्स इतने रन अप नहीं हुए। लेकिन आप देखिए, नीति बता रही थी बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट जहां पर उनको ये स्टॉक्स पसंद है। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग विरोधाभासक रिपोर्ट मेरे को सामने है और वो है मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट। वो इन सारे स्टॉक्स पर आप देखिए, HUL पर एक बड़ा डाउनग्रेड आया है, डबल डाउनग्रेड है वो। ओवरवेट से सीधे अंडरवेट की रेटिंग। और देखिए, जो पहले टारगेट था उनका वो 945 का था। HUL 945 का टारगेट जो उन्होंने रखा था, अब देखिए घटाकर 790 का कर दिया है। तो आज देखना होगा इन दोनों ब्रोकरेज हाउसेज में से जीत किसकी होती है, क्योंकि मैरिको के ऊपर देखिए जो उनका पहले टारगेट था मॉर्गन स्टैनले का 250 का, उससे घटाकर 220 उन्होंने कर दिया है। और नेस्ले के लिए 5,900 का जो लक्ष्य था वो घटाकर 5,700 कर दिया गया है। और एशियन पेंट के लिए तो आप सुनेंगे तो खुद हैरान होंगे, क्या बात, क्योंकि 1400 का उनका पहले लक्ष्य था एशियन पेंट्स पर और अब 875 कर दिया है। तो ये थोड़ा अजीब सी रिपोर्ट है। मॉर्गन स्टैनले की ये व्यू है इन तमाम शेयरों पर। जी हाँ, ऐसा क्या हो गया? एशियन पेंट्स बंद हो रहा है क्या? 800 मतलब समझ नहीं आता। तो 1400 से 875 का कोई देखिए। तो एक बार कॉल लेते हैं, पूछते हैं एक्सपर्ट से कि HUL सबसे बड़ा जो डाउनग्रेड है वो वहां पर नजर आ रहा है। भागले साहब, कुछ चार्ट्स में भी ऐसा दिख रहा है कि बहुत तेजी हो चुकी है यहाँ पर, या इस रिपोर्ट को तवज्जो नहीं देनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए? हेमंत, इनफैक्ट HUL मुझे सपोर्ट लेवल्स पे दिखता है जो कि 895-900 के आसपास है, और वो ब्रेक होगा तो फिर शायद मैं ये कन्विंस हो जाऊंगा कि शायद 850 तक आ जाए। इनफैक्ट हिंद यूनिलीवर मुझे लगता है बेस्ट स्टॉक इन दिस स्पेस है। ITC में थोड़ा वीकनेस है, और आपने जो डाबर, इमामी, वो शॉर्ट टर्म में, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स है भी नहीं वैसे भी, तो मुझे उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं HUL में बेरिश व्यू, मुझे लगता है 940-950 तक बाउंस बैक कर सकता है, तो मैं बेरिश तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। मंदी तो नहीं करनी है। अच्छा अमरीश, ये एशियन पेंट्स ये 875 क्यों हो जाएगा? मुझे पता नहीं कि whether Patanjali will start making paints. Yes, that's good one. Yes, I think that is that could be the only reason. HUL I can understand to a certain extent. उसके बावजूद पतंजलि का इतना टूथपेस्ट बिकता है, कोलगेट का कौन सा कम हो गया? तो मतलब वो पॉइंट आप सही कह रहे हैं। तो फिलहाल क्या मतलब इस रिपोर्ट पे वाकई में कुछ क्योंकि देखिए 2 तिमाही मिनिमम जहाँ इतनी तगड़ी वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, एब्सोल्युटली, तो ऐसा तो कोई कारण। और क्या मैं सिर्फ एक चीज ये जानना, क्या वाकई में वैल्यूएशन इतने महंगे कि ये शेयर 20-30% करेक्ट हो तब जाके लगेंगे नहीं अब ठीक है?
महंगे तो थोड़े बहुत हैं, बट देन इफ यू आर टॉकिंग ऑफ 40-50% sort of a crack, मुझे तो लगता नहीं है। आई मीन आई थिंक द मैक्सिमम करेक्शन वन कुड लुक एट एन एशियन पेंट्स कुड बी अबाउट 5-8%, पर अभी यदि मार्केट अच्छा रहता है, आई थिंक वी विल सी इट मूविंग अप एट 5-8% देन कमिंग डाउन। ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट जो आप कह रही है, डेट देख लीजिए आप। मुझे ये बताइए आप कि बाजार किसको ज्यादा तवज्जो देता है, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिसर्च को, क्रेडिट स्विस की रिसर्च को, CLSA की रिसर्च को, या मॉर्गन की रिसर्च को? क्रम वाइज आप बताइए। देखिए, इन रिसर्च रिपोर्ट की अहमियत एक ही चीज की है, वो ये कि किस रिपोर्ट को कितनी FIs, कितने इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं, और फॉलो करने के लिए आज सबसे ज्यादा फॉलोइंग आती है CLSA की रिपोर्ट की। बिल्कुल, क्योंकि आज CLSA मैदान में नहीं, CLSA के बाद सेकंड फॉलोइंग आती है मॉर्गन स्टैनली की। क्यों? कि मॉर्गन स्टैनली का अपना एक इंडेक्स भी है, और MSCI उसको फॉलो करने वाले भी, और मॉर्गन को फॉलो करने वाले काफी लोग हैं। तो ऐसे मेरिल लिंच और मॉर्गन में आप देखेंगे तो मॉर्गन की रिपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है, वजन ज्यादा है। लेकिन अब कितने लोग मॉर्गन की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद बेचेंगे, या हो सकता है प्रॉफिट बुक करे, ये एक संभावना बनती है। क्योंकि ये तमाम स्टॉक जो मॉर्गन ने आज चुने हैं ना, इसमें कोई भी FI ऐसी नहीं होगी जिससे नुकसान हो रहा होगा, सबको प्रॉफिट है। तो कहीं मुनाफा वसूली के मूड में तो नहीं है, वो एक संभावना बन सकती है। लेकिन मुझे लगता है ये प्रीएम्प्टिव रिपोर्ट होगी, इस उम्मीद में कि इतनी तगड़ी वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो शायद आगे सस्टेन ना हो, इसलिए बेच कर निकले। अनिल जी, एक जो अपने प्रोग्राम की शुरुआत में भी जब बात कर रहे थे, ये जो US फेड रेट अनचेंज रहा है, इससे आपको ये 2-2.5 महीने का दायरा मिल रहा है पॉजिटिविटी का, इसमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगा। और आज एक और चीज भी है कि 22 तारीख जो है वो इक्विनॉक्स का जो बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज डेट माना जाता है। जो लोग उसमें मानते हैं ये साल में 2 बार आता है। नहीं, ट्रेंड चेंज हो सकता है इसमें, ये नहीं है तो डाउन से अप जा सकता है, अप से डाउन जा सकता है, पर बहुत शार्प चेंजेस आते हैं इसके आसपास। और चीज ये है कि आपको सेक्टर रोटेशन बहुत मजबूत दिखेगा, इंट्रा सेक्टर स्टॉक रोटेशन बहुत दिखे। आज डाबर और मैरिको इमामी क्यों अच्छे लग रहे हैं, तो वही क्षेत्र के, डाबर को तो पतंजलि अभी भी थका रहा है। लेकिन पॉइंट इज कि जहां प्रॉफिट बुकिंग है वहां पे, जैसे आपने कहा कि सारे ही FIs पॉजिटिव में है, कम से कम 30-35% प्रॉफिट में बैठे हैं, तो ये इसमें से निकल के दूसरे घोड़े ढूंढेंगे दौड़ने के लिए अब। सो वो पॉसिबिलिटी जरूर है, पर इतनी शार्प वो आ जाएगी ये मैं पता नहीं उसके लॉजिक क्या है, बट आई एम सर्टन दैट गुड स्टॉक्स विच हैव रैलीड, जहां प्रॉफिट बुकिंग जरूर आपको दिखेगी। तो चैनल चेक के अलावा प्रकाश नजर रखते हैं सितारों पर भी, और नक्षत्र ये कह रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष शुरू होने वाले हैं, और शुरू है इस समय, हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं, ओके हो चुके हैं भाई। तो उसमें थोड़ा सावधान रहिए, अब खत्म होंगे 30 तारीख के। 30 तारीख, अच्छा, तो इसलिए 30 तारीख के आसपास आप कह रहे हैं 22 तारीख की इंपॉर्टेंस इतनी है, तो आज के दिन आज ही का इम्पोर्टेंट है। और आज का इम्पोर्टेंट क्यों है? नहीं, टुडे इट्स इक्विनॉक्स, इसमें अलाइनमेंट जो है वो, अच्छा, नक्षत्रों का। अच्छा, डाबर पर आप बुलिश थे, डाबर पर जो अच्छा 22 मार्च और 22 सितंबर, अमरीश जी भी बहुत ट्रैक करते हैं। चलिए, तो हमारे तमाम फंडामेंटल एक्सपर्ट्स ट्रैक करते हैं इन 2 तारीखों को, और इन तारीख के आसपास ट्रेंड बदलने की संभावना रहती है, इस पर भी नजर रखिएगा। चलिए, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और स्टॉक्स पर एक्शन जो आज होने वाला है लेकर आएंगे आपके लिए राय हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। जेनेट येलेन ने जिस तरह से ब्याज दरें अमेरिका में नहीं बढ़ाई, देखिए उसका फायदा दुनिया भर के बाजारों को मिल रहा है। एशियाई बाजार तो मजबूत है ही, और एक गैप अप ओपनिंग भारतीय बाजारों में देखने को मिलने वाली है। लेकिन कौन से सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे? ब्रेक से पहले हमने चर्चा करी FMCG सेक्टर की, और अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। और ये सेक्टर फोकस में इसलिए आया क्योंकि रफाल फाइटिंग जेट्स को लेकर जिस तरह से कैबिनेट ने कल मंजूरी दी, और अब माना जा रहा है कि इस शुक्रवार औपचारिकता हो जाएगी, साइन हो जाएगी वो डील, और अगले 66 महीनों के बाद भारत में वो आते हुए भी दिखेंगे। बताइए, आप तो क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं इस सेक्टर को भी और इस डील को भी, आप कैसे देख रहे हैं इस डील को, और इस डील के चलते कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी बन सकती है आज के दिन? देखिए, सबसे बड़ा नाम जो डिफेंस और रफेल से जुड़ा हुआ है वो लिस्टेड स्पेस है भारत फौज। अब ऑफकोर्स ये जो ऑर्डर मोदी खुद जाके फ्रांस में फाइनल करके आए और दिया है, ये जेट्स के लिए है। इनका भारत फौज का जो रफेल के साथ जेवी है वो आर्टिलरी साइड में है। बट जिस हिसाब से माहौल पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है,
spending on arms, spending on military, this thing, equipping will definitely be very positive. तो ये आगे चल के इसमें आपको बजटरी एलोकेशंस काफी हद तक इम्प्रूव दिखेंगे और क्वालिटेटिव चेंजेस ये आएंगे कि इंडियन कंपनीज ज्यादा कंपोनेंट बनाए. अभी आज 8 से 10% का उनका श्रेय रहता है, वो बढ़ के 20-25 अगर हो गया तो आप समझिए सबके बिजनेस डबल हो सकते हैं. तो भारत फौज आज इन सुर्खियों की वजह से डेफिनेटली रह सकते हैं और अदरवाइज भी उसमें ओवरऑल इंप्रूवमेंट भी है. ट्रक्स का डेटा ठीक है, ऑटो कंपोनेंट्स ठीक चल रहा है. तो आई थिंक इट्स अ स्टॉक दैट कुड रिवॉर्ड. बिल्कुल. तो BML, भारत फौज, BEL, ये तो सीधे सीधे छोटे स्टॉक्स में अगर आप देखें तो जो मैं सुन भी रहा था पिछली बार, तनेजा एरोस्पेस के जो मैनेजमेंट आए थे उनका ये कहना था कि हमें इससे फायदा होगा. अब कितना होगा, कैसे होगा, वो एक्सिस गेट्स और रिलायंस डिफेंस के लिए एक अच्छी खबर आई हुई है. कल उनको 200 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है. तो ये तमाम स्टॉक्स आज एक्शन में रहने चाहिए, इन पर नजर रखिएगा. चलिए डिफेंस शेयरों पर आज किस तरह का एक्शन होता है, कौन कौन से शेयर भागते हैं वो हम बताएंगे. लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे. हम लेकर आएंगे आपके लिए बाजारों का भरपूर एक्शन. सेंसेक्स निफ्टी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 75 अंक ऊपर है इस वक्त और बाजारों में हम बताएंगे आपको कितनी मजबूती के साथ होगी शुरुआत. रुपए की शुरुआत पर रखेंगे नजर. स्टॉक 2020 का अपडेट और 9:15 से बाजार का भरपूर लाइव एक्शन कमाई के बेहतरीन मौकों के साथ. हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आप भी बने रहिए, जुड़िएगा हमारे साथ पहला सौदा में.